नमस्कार। आज मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि मैं एक ट्रांसजेंडर हूँ और मेरी कम्युनिटी की मेरे साथ की मेरी जो फ्रेंड हैं, जोइता से मैं मुंबई में भी मिली हूँ। आज मुझे बहुत ही गर्व होता है जब जोइता का नाम अखबारों में, टीवियों में देखती हूँ, तो मेरे लिए बड़े ही हर्ष की बात होती है कि मैं उनकी उनकी फ्रेंड हूँ और मेरी कम्युनिटी को कहीं न कहीं हमारी कम्युनिटी को, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को, किन्नर कम्युनिटी को एकदम पिछड़ा समाज से बहिष्कृत माना जाता है। तो उन सभी चीज़ों को इन्होंने पार किया है और अब एक समाज में एक नया मुकाम पाया है। तो जोइता जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है इंदौर में। अ, और बताइए कैसी रही आपकी जर्नी? ठीक है। ठीक है, मेरा सवाल ये है कि हमारे देश और देश में, दुनिया में रंग, रूप के आधार पर भेदभाव किया जाता है। तो हम तो एक ट्रांसजेंडर हैं, तो हमारे साथ बचपन में मतलब कि आपके साथ कितना भेदभाव किया जाता है और उसको आपने किस तरह से डील किया था? सभी को नमस्ते। बहुत अच्छे लग रहे हैं आज इधर आई हूँ और आप सबके साथ मिल रही हूँ। तो ये जगह एक अजीब सा लग रही है मुझे अभी, क्योंकि जैसे मेरा क्वेश्चन किए, जन्म तो हुआ था आप सबकी तरह ही हमारे भी, बट समाज अपनाया नहीं मुझे। फैमिली में मैं कलकत्ता में जन्म हुई थी, मेरा 2 एल्डर सिस्टर और मैं छोटी थी सबसे, बहुत प्यारी थी। जिस दिन तक मेरे को दिमाग में ये नहीं था कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ, जस्ट उम्र बढ़ते बढ़ते जब मेरा उम्र बढ़ने लगी और मेरा बातें करने के ढंग, मेरा चलने के ढंग, मेरा कपड़ा पहनना, तब समाज में वो प्यार कहाँ भाग गई थी। चाहे वो मम्मी का प्यार हो, चाहे वो फैमिली का प्यार हो, चाहे वो सोसाइटी का प्यार हो, तो उस लिए के झेलना पड़ा। उसके बाद आते एजुकेशन सेक्टर। स्कूल में भी एक इश्यूज चल रही थी, किंडरगार्टन में कोई दिक्कत नहीं हुआ। क्लास 5 में जब पढ़ने स्टार्ट किए, नेचुरली मुझे एक बॉयज़ स्कूल में एडमिशन दिया हुआ है। बॉयज़ स्कूल में और भी फक्तियाँ और भी मजाक, जिन मजाक के लिए एक एक दिन मन ये नहीं करते थे मैं कभी स्कूल जाऊँ या स्कूल पहुँचूँ। लेकिन स्कूल नहीं जाने से घर में पिटाई चलती थी, प्राइवेट ट्यूटर से पिटाई चलती थी। अगर स्कूल में कोई लड़का मेरे साथ कुछ कुछ शरारत भी करती थी, कुछ गलत चीज़ भी करती थी, मैं एचएम को नहीं बोल पाती थी, प्रिंसिपल को नहीं बोल पाती थी। सभी मेरे को बताते आपका कसूर है। कसूर क्या है? मेरा कसूर उस दिन तक मुझे पता नहीं था मेरा कसूर क्या थी। आज मुझे पता चलती है मेरा कसूर मेरा ये कपड़ा, ये चलना, ये बोलना मेरा कसूर थे उस दिन के। फिर स्कूल पासिंग के बाद एचएस कंप्लीट हुआ, क्वाइट कॉलेज में एडमिशन लिया। कॉलेज तो बंद हो गई 1 मंथ पे जाने के बाद, क्योंकि लड़का लड़की जब एक साथ मिलने लगी, एक साथ घूमने लगी, तब तो मैं ना तो मैं लड़का हूँ ना तो मैं लड़की हूँ, मैं जाऊँ कहाँ? अगर क्लास में भी बैठूँ मेरा सीट कहाँ पे है? लड़का एक साथ बैठ रही है, लड़की एक साथ बैठ रही है। अगर कोई लड़का मेरे साथ बैठती रही तो और लड़का बोलता अरे तू छक्के के साथ बैठ रही क्यों? अगर कोई लड़की मेरे साथ बैठे तो बोले तू भी उसके तरह हो जाएगा क्या? तो ये जो कोट एंड कोट जो बातचीत चल रही थी, फैमिली को कभी मैं बोल नहीं पाई जे मैं क्या हूँ, क्योंकि मम्मी बहुत कुछ कोशिश किए थे। कभी साइकिट्रिस्ट के पास ले गई, कभी मेंटली डिसबैलेंस बोल के मेंटली असेंबल में एडमिशन डाल दिए, इलेक्ट्रिक शॉक लगा रही थी, बहुत कुछ कोशिश किए। फिर मैं ये सोचने लगी कि अगर मुझे घर छोड़ना है, नहीं तो अपने जीवन को खोना है। तो 2009 में अपने घर छोड़ दी थी जब मैं फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए। फिर तो सब सर ने अभी बताए, बहुत चीज़ हुआ। आज मैं 34 साल की हूँ। मैं 34 मिनट भी नहीं लिया, पूरा साल की मैं बता दिए। तो लेकिन सोसाइटी कभी ये एक्सेप्ट नहीं किए थे कि मैं क्या हूँ। लेकिन 2014 में जब नालसा वर्डिक्स मिला हमारा, जब जजमेंट आ गए, तब से हम लोग का, मैं ये सोचती हूँ मेरा जन्म हुआ है, मैं आज मैं 8 साल की हूँ। मम्मी पापा के लिए मैं 34-35 साल की हूँ, लेकिन मैं मेरा आइडेंटिटी के लिए मैं 8 साल से जन्म हुई हूँ। तो मैं अभी भी मैं बच्ची हूँ, मैं चल रही हूँ, दौड़ रही हूँ। और मेरा बचपन जो बचपन में खो दिए थे, जिस बचपन में क्या खिलौना, क्या खेलना, क्या घूमना, क्या फिरना कभी नहीं हुआ था, आज मैं खेल रही हूँ, आज मैं घूम रही हूँ। तो ये मैं महसूस करती हूँ और अपने अंदर की जो दुख है, वो दुख मैं अभी अंदर की भी रख रही हूँ। और सब इतने सारे लोगों के साथ मिलके ये सोच रही हूँ कि ये मेरा प्यार है, मैं सबके साथ प्यार भी बांट रही हूँ। ठीक है।
ये बहुत ही बार होता है हमारे साथ कि लोग हमसे मिलना चाहते हैं, लड़कियां भी बात करना चाहती हैं, लड़के भी बात करना चाहते हैं, लेकिन समाज के डर से कई बार ऐसा होता है कि लोग हमसे बात करने से कतराते हैं कि अगर वो हमारे पास बैठेंगे तो लोग उनको समझेंगे कि तू भी छक्का है क्या, या तू भी किन्नर है क्या जो उन लोगों से बात कर रहा है। तो कहीं ना कहीं समाज को भी हम जो बंदिश हैं वो तोड़नी चाहिए। अ, एक और सवाल है आपसे कि आप बंगाली हैं और दुर्गा पूजा आपके बंगालियों में खास महत्व रखता है, तो ऐसी क्या घटना घटी थी दुर्गा पूजन के दिन, जिस दिन आप उसके बाद 4 दिन आप सोती रहीं, रोती रहीं, घर से नहीं निकली? दुर्गा पूजा बंगाली में एक अलग सा फेस्टिवल है। जब मैं क्लास 8-9 पे पढ़ रही थी, मेरा 2 एल्डर सिस्टर दुर्गा पूजा का टाइम पे बहुत ब्यूटी पार्लर जा जा करती थी वो लोग। स्ट्रेट करना, बाल स्ट्रेट करना, ये मेकअप लगाना, वो मेहंदी डालना, ये करना, वो करना। तब मैं भी सोचा चलो एक बार मैं भी जाती हूँ। लेकिन मुझे को ये पता नहीं था वो मेकअप मेरे लिए कितना सजा हो जाएगा। मैं भी जाके आईब्रो प्लग किए, बाल को थोड़ा लंबे बनाए, हाथ में मेहंदी डाले। बट जब मैं घर में पहुंची, रात तो गुजर गई, सो गई, खाना भी नहीं खाई रात को डर से। लेकिन सुबह में मैं जब मम्मी के ऊपर पड़ी मेरे आँख, मम्मी जब मुझे देखने लगी, तब मम्मी ने मुझे इतना पिटाई किए दुर्गा पूजा का टाइम पे। पापा मम्मी दोनों हाथ पर बांध के मुझे घर में रख दिए वो लोग, खाना बंद कर दिए एक दिन। फिर मैं बहुत बुखार भी आ गई थी मेरी, मम्मी डॉक्टर के पास भी नहीं ले गई क्योंकि उसको इज्जत लग जाएगी है अगर डॉक्टर बताए कि देखो आपका लड़का हाथ में मेहंदी लगाई है, देखो आपका लड़का बाल को कैसे बड़े बनाए हैं। तो इसके कारण उस दुर्गा पूजा मेरा घर पे ही हो गए। बट मैं प्राउड फील करती हूँ, लास्ट 3 साल से मैं खुद ट्रांसजेंडर की दुर्गा पूजा करती हूँ। जो सब ट्रांसजेंडर एक साथ मिलके दुर्गा पूजा हम करते हैं, पूरा ऑर्गेनाइज हम लोग करते हैं। पंडित भी ट्रांसजेंडर है, पूजा भी ट्रांसजेंडर करते हैं, हमारा ट्रांसजेंडर का दुर्गा पूजा है। उस दिन मैं ये सोची थी अगला दिन अगर कभी ऐसा दुर्गा पूजा आया जिस दिन हमारे दुर्गा पूजा होगी, तो अभी मैं दुर्गा पूजा पे बहुत खिलती हूँ, बहुत नाचती हूँ, गाना गाती हूँ, प्यार करती हूँ, दोस्त लोग के साथ मिलती हूँ, और मम्मी भी आती है इस दुर्गा पूजा में। तो मैं ये मेरा लिए प्राउड फील करती है कि जिस मम्मी ने मुझे दुर्गा पूजा नहीं दिखाए थे आज से 8 साल पहले, अभी मम्मी भी आती है मेरा दुर्गा पूजा में। ये बात बिल्कुल सही है कि जो जोयता जी ने कहा है वो हर एक ट्रांसजेंडर अपनी लाइफ में सहता, बचपन से लेके जवानी तक, जवानी से लेके बुढ़ापे, उसकी अंतिम सांस तक वो अपनी आइडेंटिटी, लोगों और समाज से ही लड़ते रहते हैं। अ, आपके परिचित और जो भी आपके आस पड़ोस के लोग हैं और परिवार वालों ने आपको सहजता से स्वीकार कर लिया था कि अड़चनें आई थी? परिवार वालों एक्चुअली सोसाइटी मुझे एक्सेप्ट नहीं किए हैं, मेरा कुर्सी को एक्सेप्ट किए हैं। क्योंकि जब मैं 2017 8 जुलाई लोक अदालत में मैं एज ए मेंबर जज अपॉइंटमेंट हुआ, 2009 से 2017 तक मेरा फैमिली के साथ कोई कनेक्शन नहीं थे मेरा। मैं जब घर से चली आई थी कोई कनेक्शन भी नहीं था। बट जब मैं लोक अदालत में बैठी, पूरा मीडिया में आए, बहुत सारा टेडेक्स, टेस्ट टॉक, बहुत सारा जगह पे अखबारों में मेरा फ़ोटो वगैरह आया, तो मम्मी ने अचानक एक दिन मुझे कॉल किए, तू कैसा है? मैं फ़ोन लेके 1 घंटा रोई सिर्फ फ़ोन पे। मैं अच्छी हूँ ये बात भी मैं बोल नहीं पाई। मुझे लग रही है मम्मी 8 साल बाद मुझे बोल रही है तू कैसी है। तो इसी के कारण फैमिली थोड़ा धीरे धीरे एक्सेप्ट कर ली है, सोसाइटी भी एक्सेप्ट किए हैं, बट एज ए जोइता को नहीं किए, एज ए मेंबर जज ऑफ लोक अदालत के हिसाब से किए हैं। आज भी मैं जब ट्रैवल करती हूँ, आज भी मैं जब जहाँ जहाँ जाती हूँ, मुझे वो छक्का, वो किन्नर, अभी बहुत सारा टर्म्स नाम भी आए हैं। ये देखो ये किन्नर पढ़े लिखे किन्नर है, ये देखो ये स्टैंडर्ड किन्नर है, ये देखो औरत की तरह ये किन्नर है। लेकिन वो किन्नर, वो छक्का, वो हमारा टैग आज भी है। अगला दिन पता नहीं क्या होगी, लेकिन अभी सोसाइटी एक्सेप्ट तो किए हैं, क्योंकि नहीं तो हम इधर कैसे बैठे हैं। ये भी तो एक्सेप्टेंस का एक बात मेरे को लग रही है, एक्सेप्ट हुआ है। और मैं जब भी जहाँ भी जाती हूँ मैं वही देखती हूँ कि कम्युनिटी को एक्सेप्ट कर रही है। और ये बात सिर्फ एज ए जोइता के नहीं, क्योंकि जोइता एक स्ट्रगल करके बाद एक जगह में जोइता पहुंच गई, अभी जोइता आके हर जगह बैठ रही है। लेकिन रास्ते पे
ट्रैफिक पे, ट्रेन पे, घर पे, हर जगह हम देखते हैं किन्नर लोग को, हर जगह देखते हैं हम ट्रांसजेंडर को। उस किन्नर को, उस ट्रांसजेंडर को शायद मेरी तरह इतना अंदर में इतना झेल नहीं था उसका कि मैं कुछ करके दिखाऊं या कुछ करूं। लेकिन एक रिक्वेस्ट सबसे मेरी यही है, अगर आप लोग एक बार उसका हाथ पकड़ोगे ना, वो बहुत कुछ कर सकते हैं। किन्नर समाज सिर्फ इज्जत और प्यार के लिए भूखे है और किसी चीज़ के लिए हम लोग भूखे नहीं हैं। आज मेरे इधर से यही बोलना है आप सबको, एक प्यार दो, एक इज्जत दो। देखो, एक किन्नर से 2 किन्नर, 2 किन्नर से 5 किन्नर, ऐसे करके मेरी तरह बहुत सारा जज भी बनेगा, पुलिस भी बनेगी, डॉक्टर भी है। अभी है इंडिया में बहुत जगह पे, आप लोग को शायद पता भी है, बहुत सारा ट्रांसजेंडर एक एक जगह में पहुंच भी गए हैं। लेकिन उसके अपने अंदर का जो शख्सियत है, लेकिन मैं ये बोलती हूँ, सोसाइटी में हर लड़का हर लड़की आईपीएस ऑफिसर नहीं बनते हैं। किसी का फैमिली का सपोर्ट रहती है, किसी को अपने अंदर का सपोर्ट रहते हैं। मेरे अंदर का सपोर्ट थी, लेकिन जितना भी ट्रांसजेंडर लोग हैं उसकी अंदर की सपोर्ट तो जितना है, लेकिन फैमिली तो आप सब लोग हो, क्योंकि मम्मी पापा तो हम लोग को कभी अपनाया नहीं, समाज अपनाया है। अगर समाज फैमिली की तरह हम लोग के पास सपोर्ट करोगे तो बहुत सारा ट्रांसजेंडर आज मेरी जगह पे, मेरी कुर्सी पे, मेरी पास में, मेरी आस में बहुत अच्छी लगेगी, वो लोग भी एक साथ रहेंगे। हाँ, ये भी बात बिल्कुल सही कही है कि जब भी एक जो मेंटेलिटी है समाज की कि किन्नर केवल मांग खाते हैं, मांग के ही पैसा कमा सकते हैं। तो जैसे जोईता जी ने बताया कि वो भी अगर कहीं पे पब्लिक प्लेस में या कहीं पे भी जाती हैं किसी इवेंट में, तो लोगों का नज़रिया वही रहता है। आज मैं भी इंदौर की जगह जगह गलियों में जाती हूँ, तो लोग या तो पैर छूने आते हैं, आशीर्वाद लेने आते हैं, या फिर 10 रुपये देने का वो प्रयास करते हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा समाज को भी समझना चाहिए कि हम लोग भी काम कर सकते हैं, आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चल सकते हैं। एक बार आपके साथ क्या हुआ था कि आपको होटल में कमरा नहीं मिला था, आपको फुटपाथ पे रात बितानी पड़ी थी। उस दिन आपको क्या महसूस हुआ था? मैं जब घर छोड़ दी थी 2009 पे, जब मैं जो दिनाजपुर है, नॉर्थ बंगाल बोलते हैं उसको, कलकत्ता से 600 किलोमीटर दूर पे है, बगल में दार्जिलिंग सिलीगुड़ी बगल पे है। तो जब मैं उधर पहुंची रात को, तो मेरे पास आईडी प्रूफ भी है, पैसा भी जितना होटल का किराया है पैसा भी उतना थे इस टाइम। बट मैं जब होटल पे जाने लगी, कोई तो बोला नहीं 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 रूम नहीं है। कोई एक बंदा आके बोला हाँ रूम तो है, बट वो जब चले गए मैनेजर आके बोला नहीं आपके लिए कुछ रूम नहीं है। क्योंकि तब मुझे बोल रही कि चलो आपको 100 रुपया दे रहे हैं, थोड़ा आशीर्वाद कीजिए मुझे, 10 रुपया दे रहे हैं, थोड़ा ये करो। तो उस इस्लामपुर जहाँ मैं अभी भी मैं रहती हूँ, उस जगह पे मैं पूरा 2 घंटा होटल ढूंढा मैंने, एक भी होटल नहीं मिला। पानी का बोतल के लिए दुकान पे गए, दुकान वाला बोला नहीं नहीं आप जाइए, आपके लिए हमारा कस्टमर नहीं आएगा दुकान पे। खाने के लिए बैठे तो होटल में सेम कंडीशन। तब मैं रहूँ कहाँ, मम्मी पापा को तो छोड़ के चले आए घर से, और नया दुनिया है। 600 किलोमीटर दूर में मैं चली गई थी अपने शहर छोड़ के। बगल पे रेल स्टेशन थी, बस स्टैंड थी, ऐसे 5 दिन 7 दिन उधर में मैं रुक गई। तब वो लोग, जब मैं क्या किया, सुबह ने जब मुझे 10 रुपया देने की बात कर रही थी, मैं तो भूख थी मेरे पेट पे भी, मैं बोला हाँ मुझे खाना दो, मैं तो आपको दुआ दे रही हूँ। वैसे करने के बाद तब तो हमारा डेरा जो होती है किन्नर डेरा, डेरा में पहुँच गए, डेरा में चले गए। डेरा में जाके ट्रेन पे बेगिंग करना स्टार्ट कर दिए, बेगिंग स्टार्ट किए। फिर बधाई होते हुए घर पहुँचे, लेकिन मैं पढ़ाई फिर से स्टार्ट किए थे 2010 पे, मैं फिर से पढ़ाई स्टार्ट किए। और हमारा जो गुरु है, हमारा जो किन्नर घर का जो रीति रिचुअल्स जो रहते हैं, गुरु सच में आज गुरु है, इसीलिए मैं इस जगह पे बैठी हूँ। गुरु ने मुझे बताया कि चलो एक बार आप पढ़ाई तो कर ले, हम तेरे साथ हैं। तो गुरु का आशीर्वाद मिला था, मैं पढ़ाई स्टार्ट कर दिए। और उसी इस्लामपुर लोक अदालत की मैं अभी मेंबर जज हूँ। जिस जगह पे मैं सो रही थी, आज ही उस जगह से मैं सफ़ेद कार पर ब्लू बत्ती लगा के मैं जाती हूँ। तो मैं ये प्राउड फील करती हूँ, चलो उस जगह पे मैं एक दिन सो रही थी, आज मुझे सब मैडम बोलती है। सब अगर जब भी कोई लोक अदालत का कुछ केसेस वगैरह आती है तो रात का टाइम पे फ़ोन, मैडम मेरा एक आए हैं, मेरा ऐसे ऐसे सॉल्यूशन दीजिए, मैं क्या करूं। और उसी इस्लामपुर सिटी पे अभी अगर 10 वीआईपी है तो उसमें से मैं एक हूँ। हर मीटिंग पे, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से हो जाए, डॉक्टर से हो जाए, तो सबके सब अनुष्ठान, सब कार्यक्रम में एज ए जोईता मुझे इन्वाइट मिलती है। तो ये मुझे अच्छा लगती है। लेकिन मैं हर चीज़ को ब्लैक एंड वाइट में नज़रे में देखती हूँ आज का दिन में। लेकिन आज बहुत प्यार से बात बोल रही हूँ, आज बहुत अच्छी से बोल रही हूँ, लेकिन इसके वजह ये है मैं रोना भूल गई हूँ। मैं बहुत साल रोए थे,
आज मैं रोना नहीं चाहती हूँ, आज मैं हंसना चाहती हूँ, हंस के जीना चाहती हूँ। अगर मेरा पीछे वाला याद जब भी आते हैं, आज ऐसा नहीं कि ऐसे जगह पे वो बता रहा है इसीलिए मेरे को याद आए, लेकिन हर रात जब मैं सोते जाती हूँ तब कोई कुछ ना कुछ मेरा इंसिडेंट मेरे नज़र में आते हैं, लेकिन मैं उसको ये बताती हूँ काश उस दिन मेरे साथ ऐसा नहीं होते तो आज मैं इस जगह पे नहीं रहती। तो ये मेरा एक कारण है। और उसी जगह से उस दिन तो मैं ये सोच रही थी चलो और 2 दिन देख लेंगे, अगर कुछ नहीं होगा तो एकदम मुझे तो घर तो नहीं जाना है, या मुझे सुसाइड करना है, नहीं तो इधर मुझे रुकना है। लेकिन वो भगवान के हिसाब से मेरा वो किन्नर घर का मेरा सब लोग आ गए, वो लोग सपोर्ट कर लिए मेरे को। तो आज भी मैं उन लोग के साथ जुड़ी हुई हूँ और मैं काम भी करती हूँ समाज में उन लोग के लिए भी। तो ये मुझे एक प्राउड फील करती है कि मेरा मम्मी तो एक है, मेरा मम्मी और एक मम्मी जो मेरा गुरु मेरा मम्मी है और एक मम्मी है। मैं कन्हैया हूँ, एक से जन्म ली हूँ, एक से मुझे पालन किए हैं। अ, ये बहुत ही हमारे समाज की विडंबना की बात है। जैसे कि जोइता जी को तो होटल में रूम नहीं मिला था, लेकिन अगर हम आज भी अगर समाज में किसी सोसाइटी में जाते हैं कि हमें रहने के लिए रूम रेंट पे चाहिए, तो समाज लोग इस तरह से देखते, पहले तो वो ऊपर से नीचे तक देखते हैं। मतलब कि ये तो होटल की बात थी, समाज में ही लोग रूम देने से रहने से हमको कतराते हैं, तो हम जाए तो जाए काम। ठीक है, आप किन्नर डेरे में भी रही हैं, आपने घर घर जाके पैसा भी मांगा है, तो उस समय आपको किस तरह महसूस होता था, क्या जकड़न महसूस होती थी? फिर वहाँ से उठकर आपने कैसे सोचा कि मुझे पढ़ना है और आगे बढ़ना है? जब मैं किन्नर घर पे जब मैं बधाई पे जाती थी, ये मैं मेरा एकदम पर्सनल एक बात बता रही हूँ। मैं अलग-अलग किन्नर की अलग-अलग बातें होती है, अलग-अलग इंसान की अलग-अलग सोचियाँ होती है। तो ये मेरी अपनी सोच है। मैं जब रहती थी तब मैं जाती थी सब जगह पे, मैं देखती थी कि बहुत जगह पे सोसाइटी पे भी हमारा बहुत सारा चैलेंजेस आती थी उस टाइम पे भी। अगर कहीं मोहल्ले पे हम जा रहे हैं, कोई सही है, अच्छा सही इज्जत से हम लोग को जितना भी पैसा हो पैसा दे देते हैं, लेकिन कोई ऐसे भी मोहल्ला में ऐसे भी इंसान थे जो बहुत गंदिया बात करती थी, मारने की बात करती थी, गालियाँ देती थी। तो तब ये बहुत महसूस होते थे। दिन में पूरा दिन सुबह से लेकर दोपहर तक हम लोग घूमते थे। ऐसा भी बहुत दिन हुआ जिस दिन कुछ भी पैसा नहीं मिला हमारे पे, लेकिन वो भी एक झिल थी अपने अंदर। तो मैं अपने ये सोच रही थी कि अगर समाज में हम लोग के लिए कुछ जगह बनाना है तो किसी ना किसी एक को लड़ना ज़रूरी है। जब डेरा में पहुंचती थी, गुरु के साथ जब बैठती थी, गुरु बहुत बात करती थी, बहुत रोती भी थी। और उधर मैं अकेली जोइता नहीं, मेरी तरह बहुत जोइता उधर में पल रही थी, जो बचपन से बड़ी हो रही थी उधर भी। तो मैं ये सोचा, तो मैं गुरु के साथ बातचीत करने लगी कि गुरु ऐसे हो रहा है, मैं एचएस कंप्लीट हुआ, मैं फर्स्ट ईयर में मैं पढ़ रही थी, मैं छोड़ दिया, क्या मैं फिर से पढ़ाई नहीं करना स्टार्ट कर सकती थी? क्योंकि बहुत सारा किन्नर जो 8 तक नहीं पढ़ी है, 5 तक नहीं पढ़ी है, क्लास 2 तक नहीं पढ़ी है, अगर उन लोग भी पढ़ाई स्टार्ट करें और मेरा फर्स्ट ईयर है, मैं पढ़ाई स्टार्ट करूँ तो मेरा ग्रेजुएशन बहुत जल्दी हो जाएगा। तो गुरु ने बताया चलो तुम भी पढ़ो और साथ ही साथ और किन्नर को भी पढ़ने की बात करो। तब पढ़ते पढ़ते मैं सोचा चलो एक जगह तो लाना ज़रूरी है, एक संस्था तो ज़रूरी है। एक संस्था नहीं होने से हम कहाँ जाएंगे? आज इधर जब प्रोग्राम हो रहा है, एक तो कार्यक्रम, एक तो ऑर्गेनाइजर है जिसने इतना सारा ऑर्गेनाइज करके सबको इकट्ठा किए हैं। अलग अलग होने से तो नहीं हो सकता है, ऑर्गेनाइज का भी एक पावर तो हर जगह पे रहते हैं। तब एक संस्था फॉर्मेशन बनाई, संस्था के साथ काम करना स्टार्ट किए, बहुत ट्रांसजेंडर, हिजड़े, किन्नर जितने भी समाज के पीछे हुए थे उसके साथ काम स्टार्ट कर रहे थे। देन करते करते मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि बहुत सारा चैलेंजेस है, बहुत सारा लॉज के ऊपर बातचीत करना हमारा ज़रूरी है। हर जगह पे हमारा हक क्या है? अगर कोई आज का डेट में हमें पीटे की रास्ते पे मैं एफआईआर लिखूं या जीडी लिखूं, किसको दूं? ये मुझे जानना बहुत ज़रूरी है। अगर थाने पे जाती हूँ तो थाने पे कुछ बात बोलते हैं कि आपका ये अभी नहीं होगा, ये कल का टाइम पे, मेरा राइट्स क्या है, मेरा ह्यूमन राइट्स क्या है, ये राइट्स जानने के लिए मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट के बाद मैं फिर से लॉ लेके पढ़ाई स्टार्ट किया। और साथ ही साथ सोसाइटी में सिर्फ किन्नर क्यों नहीं, मैं ओल्ड एज के लिए भी काम स्टार्ट किया। मेरा जहाँ मैं रहती हूँ उधर में बांग्लादेश बहुत नज़दीक है, बहुत ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी होती है, वोमेन जो महिला है उसको ट्रैफिकिंग भी करते हैं। तो उनके पास कौन जाए?
पुलिस बोल रहे हैं हम नहीं जा सकते हैं, वो बोले हम नहीं जा सकते। मैं बोला चलो हम तो जा सकते हैं, हमारा तो कोई इश्यूज़ नहीं है किसी पे जाने के लिए। चले गए उन लोग के साथ भी काम करना। फिर जो रेड लाइट एरिया है, रेड लाइट एरिया में बहुत इंसान ही जाते हैं और समाज में रेड लाइट एरिया भी है, लेकिन हम लोग उसको गंदा नज़रिया से देखते हैं। गंदा जगह है, गंदा चीज़ है, लेकिन हम लोग गंदा भूलने के लिए उधर जाते हैं। लेकिन उन जो लड़कियां लोग रहती है, जो दीदी लोग रहती है, वो दीदी लोग का भी आधार कार्ड नहीं थे, वोटर कार्ड नहीं थे, बैंक अकाउंट भी नहीं थे। तब हम सोचा चलो उन लोग के लिए ये भी काम करना स्टार्ट कर दे। तो ऐसा काम करना स्टार्ट किए। काम करते करते आज का दिन ये काम किए तो मुझे समझ में आया कल मुझे ये करना है, कल का दिन ये किए तो मुझे ये समझ में आया मुझे ये करना है। तो वैसे ही मेरा पढ़ाई का ध्यान धीरे धीरे आने लगा और अलग अलग चैप्टर में, अलग अलग डेफिनेशन में, अलग अलग जगह पे बात करना के लिए मैं स्टार्ट किया। और साथ ही साथ मैं ये बोलती हूँ, मैं एक सोशल वर्कर हूँ, ट्रांसजेंडर सोशल वर्कर हूँ मैं, क्योंकि मैं समाज के सबके लिए मैं काम करती हूँ। मेरे लिए सिर्फ ट्रांसजेंडर किन्नर के लिए नहीं, मैं सबके लिए, लेकिन किन्नर लोगों को लेकर हमारा सबके अंदर जाना है। जिस समाज में लड़का लड़की को इतना इज्जत दिया, इतना प्यार दिया, इतना सब कुछ मिला था, एटलीस्ट सपोर्ट मिले थे। सबका अलग अलग झिलकत, अलग अलग दिक्कत अलग अलग रहती है। हम लोग को तो फैमिली सपोर्ट भी नहीं किए थे। फिर भी हम देखते हैं बहुत सारा गुजरी जो उम्र हो गई है, जिन लोग को मम्मी पापा को लड़का लड़की घर से भगा देते हैं, वो लोग भी रो रही थी हमारे को लेकर। मैं उसको बोला चलो हम हैं तुम्हारे लिए, आप हमारा नानी हो, आप हमारा नाना हो, तो उन लोग के लिए एक शेल्टर भी बनाए। तो ये जिनको समाज ऐसा नहीं है, समाज में जिसको एक्सेप्टेशन है उसको ही सब कुछ मिलेगा। अपने अंदर के लिए, अपने अंदर की सोच, अपने अंदर की रहना ज़रूरी है, ये मैं उम्मीद करती हूँ और मैं महसूस भी करती हूँ। तो वैसे ही धीरे धीरे एक एक करके कम्युनिटी के अलग अलग डिफरेंस सेक्टर में, अलग अलग जगह पे मैं काम करना स्टार्ट कर दिए। सुप्रीम कोर्ट की थर्ड जेंडर जब कॉलम आया, मेल फीमेल एंड थर्ड जेंडर, उसकी मान्यता देने के बाद आपके जीवन में क्या बदलाव आया? उसकी मान्यता देने के बाद मेरा जीवन में ये बदलाव आया। पहले तो मेरा आइडेंटिटी चेंज हुआ है, क्योंकि डर के कारण फैमिली सबको बोलते थे मेरा बेटा हुआ है, मेरा बेटा हुआ है। लेकिन वो आइडेंटिटी मेरा चेंज हुआ है। और 14 के बाद मैं एज ए लोक अदालत मेंबर जज भी मैं बनी हूँ। और मैं अगर आप बोलोगे कि मेरा क्या चेंजेस आए हैं, ये 2 चेंजेस मेरे जीवन में के लिए आए हैं। लेकिन एज ए कम्युनिटी को हम देखें तो ऐसा कुछ खास नहीं लग रहा है, ऐसा कुछ खास नहीं लग रहा है। क्योंकि 2014 में जब नालसा वर्डिक्स आया, 2019 में फिर टीजी बिल भी आया, हमारा जो बिल भी आया, लेकिन अभी भी ग्रासरूट में जाए या एकदम नीचे के जहाँ पे जाए, कम्युनिटी के लिए कुछ भी ऐसा है तो नहीं है। नालसा वर्डिक्स में बहुत कुछ लिखा है, रिजर्वेशन चाहिए, इसको एज ए ह्यूमन राइट, जितना भी राइट्स है बेसिक ह्यूमन राइट्स मिलना चाहिए। आज भी हमारा बंगाल में एक छोड़ के ट्रांसजेंडर वर्ड नहीं है। ये हमारा ह्यूमन राइट्स है। इतना बड़ा स्टेट है वेस्ट बंगाल, उसमें एक ही वर्ड है जिसमें 5 बेड लगे हुए हैं ट्रांसजेंडर के लिए। आप लोग अमेजिंग करो, लगभग 7.5 लाख के ऊपर ट्रांसजेंडर है जो बंगाल में है। 7.5 लाख लोगों के लिए 5 बेड का एक वार्ड बने हुए हैं। वॉशरूम के बाद तो छोड़ ही दो, रास्ते पे मैं जब आती हूँ या जब ट्रैवल करती हूँ, मैं सोचती हूँ मैं कौन सा वॉशरूम में जाऊँ, लड़की वाली में जाऊँ या लड़का वाला में जाऊँ। और मेरे बात छोड़िए, जितना गांव में जो ट्रांसजेंडर लोग रहते हैं, उन लोग सोचो उन लोग कैसे जाएगा। अगर मैं लड़की वाला में जाऊँ, अगर कोई लड़की मुझे कुछ बोले, मैं उसको क्वेश्चन में आंसर दे सकती हूँ, लेकिन जिसको पास वो आंसर की बात भी नहीं है, वो कहाँ जाए। रिजर्वेशन की बात आए, रिजर्वेशन में हमारा रिजर्वेशन कहाँ है अभी तक, मुझे तो नज़र में नहीं आ रही है। गवर्नमेंट सर्विस में या स्कूल कॉलेज में अभी एक कॉलम आए हैं थर्ड जेंडर बोल के या अदर्स बोल के, लेकिन वो दिखाने के लिए टिकवा है वो, क्योंकि अलग अलग स्टेट में, अलग अलग स्टेट का गवर्नमेंट में अलग अलग पॉलिसी बनाए हैं। बहुत सारा स्टेट में बहुत अच्छा काम चल रहा है ट्रांसजेंडर को लेकर, लेकिन हमारा यह उम्मीद है जो ट्रांसजेंडर बिल जैसे बनाए हैं, ट्रांसजेंडर आए हैं, इन फ्यूचर अगला दिन हमारा रिजर्वेशन की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिजर्वेशन नहीं होने से हम लोग लड़ नहीं पाएंगे। हर क्षेत्र में हमारा रिजर्वेशन, चाहे वो चुनाव में लड़ने की रिजर्वेशन चाहिए, चाहे वो नौकरी में चलने की रिजर्वेशन चाहिए, चाहे हमारे लिए कोटा चाहिए, चाहे हमारे लिए वॉशरूम का भी ये कोटा चाहिए,
हॉस्पिटल का भी बेड चाहिए, हमारा खाने के लिए भी या हमारा जॉब के लिए भी, क्योंकि हम लोग के पास खाना तो नहीं है। अगर मैं कोई किन्नर को आप बोलोगे आप सिग्नल में मत रहो, आप सिग्नल पे क्यों रो रहे हो, सिग्नल पे क्यों भीख मांग रहे हो, आप सबको बहुत डिस्टर्ब भी करते हैं हमारा किन्नर समाज। लेकिन एक बार ये सोच लीजिए, काम तो नहीं है, हमारे पास काम है इसीलिए हम तो नहीं जा रहे डिस्टर्ब करने के लिए। लेकिन ये काम कहाँ से मिले? किसी का घर पे भी नौकर का काम पे भी ट्रांसजेंडर को नहीं रखते हम लोग, नहीं रखते हम लोग। चाहे वो अगर सिक्योरिटी भी नहीं रखते ट्रांसजेंडर लोगों को, अगर कोई जॉब मिल जाए ट्रांसजेंडर को, चाहे वो जितने पे क्या होना हो, बहुत सारा किन्नर उसमें शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि उसका खाना ज़रूरी है, रहने के लिए छत ज़रूरी है, हमारे लिए गाड़ी ज़रूरी नहीं है, हमारे लिए आलीशान ज़रूरी नहीं है, हमारे लिए रहने के लिए और खाने की ज़रूरत है। तो ये खाने की ज़रूरत जिम्मेदारी कौन लेगी? हमारे लिए समाज को लेना है, गवर्नमेंट को लेना है, इसको लेना है। तो ये अभी ये ऐसे चल रही है। तो आफ्टर नालसा वर्डिक्स के बाद समाज में कुछ थोड़ी बदलियाँ आए हैं, समाज में अभी एक्सेप्ट कर रही है। समाज में ये बात आई है कि ट्रांसजेंडर बोल के भी कोई एक है, ये अभी दिमाग में सबका घुस रही कि ट्रांसजेंडर बोल के भी है और अभी ये लोग लीगल है। थोड़ा ये 2-4 वर्ड लगभग सबको पता है कि ये लोग लीगल हैं और अभी ट्रांसजेंडर बोल के भी कुछ है, और यही समाज में एक आए हैं चेंजेस। और मेरे सबसे अच्छा लग रही है इसमें बैठ के कि बहुत सारा यूथ भी बगल में बैठे हैं। तो मेरा के लिए मैं ये बोलती कि यूथ ही हमारा जब स्टेट का या देश का गर्व है यूथ, क्योंकि जिसका उम्र हो गई है वो उसका तो एक जगह पे चले गए हैं, लेकिन लड़ने के लिए यूथ है। तो हम लोग भी चाहते हैं ट्रांसजेंडर लोग भी, ट्रांसजेंडर से जितने भी सारे यूथ है, यूथ लोग के साथ बात करके समाज को कैसे आगे ले जाए और एक साथ बैठ के मिल के हम लोग कैसे काम कर सकते हैं। और सोसाइटी में एक एटमॉस्फेयर ऐसा होना चाहिए, एक अच्छा सा एटमॉस्फेयर चाहिए, जिस जगह पे कोई हंसी नहीं है, किसी का कोई ऐसे करके देखना नहीं है, किसी को कोई ऐसे ये नहीं करना है। तो नालसा जजमेंट के बाद ये मेरे स्टेट में ऐसे कुछ चेंजेस आए हैं। और मैं इंडिया में देखूँ तो इंडिया में कुछ शेल्टर होम बने हैं जो ट्रांसजेंडर को रख रही है। अभी कुछ सोशल स्कीम भी स्टार्ट हुआ है हर जगह पे, जैसे आप भी एक गवर्नमेंट के एक साथ काम कर रहे हो मिलके, तो भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि इंदौर में भी ऐसा एक काम हो रही है। तो ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग कैपेसिटी में, अलग अलग गवर्नमेंट के कैपेसिटी में, पॉलिसी में बहुत कुछ चेंजेस हो रहे हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं पैन इंडिया में हमारा एक ही समता हो, पैन इंडिया में हम लोग एक जगह पे रह सके। एक रिजर्वेशन की अभी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं कि अभी जो बात है कि वेस्ट बंगाल में ही अभी कुछ भी नहीं हुआ। वैसे भी जो ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड है वो केवल गुजरात में बना है, महाराष्ट्र में बना है, छत्तीसगढ़ में बना। छत्तीसगढ़ जो कि एमपी से निकला हुआ भाग था, वहाँ पे ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड बन गया है। किन्नरों के लिए गरिमा गृह शेल्टर होम है वहाँ पे। छत्तीसगढ़ में 17 जो ट्रांसजेंडर है वो पुलिस में हैं, बट अभी तक हमारे एमपी में ऐसी कोई पॉलिसी ही नहीं बनी है। तो अभी बहुत कुछ काम करना है। और बिल्कुल हमें आप लोगों की जिस तरह से आज हम यहाँ पर आपके सामने मंच पर बैठे हैं, हम चाहते हैं कि हर एक शहर में, हर एक ज़िले में, हर एक राज्य में मतलब कि कम्युनिटी के लोगों को बढ़ावा देना ही चाहिए। रिजर्वेशन हो, जॉब्स में हो, एजुकेशन में हो, और कितने जो भी जितनी भी सरकारी स्कीम है उनमें ट्रांसजेंडर्स को आना ही आगे बढ़ाना ही चाहिए, क्योंकि वैसे भी पिछड़े हुए हैं। और जब तक हम पे आरोप लगाया जाता है कि मांग के खाते हैं, ज़बरदस्ती करते हैं, गाली बकते हैं, नंगे हो जाते हैं, तो हमें कुछ दिया तो है ही नहीं सरकार ने क्या समाज ने। तो हम जाए तो जहाँ जाए कहाँ, हमें समाज ने ही पैदा किया है तो हम समाज से ही मांगेंगे ना, किसी और से तो नहीं मांगेंगे ना। तो हमें आपसे ही लड़ना है, आप ही के बीच रहना है। अगर आप हमारे सपोर्ट में रहोगे तो आज एक जोइता मंडल हमारे साथ बैठी है, देश के हर हिस्से में जोइता मंडल होंगी। अच्छा, क्या सोचकर आपने जज की तैयारी की थी और उसमें किस तरह की परेशानियां आपको आई? मेरा सोच ऐसे हुआ था कि जैसे मैं पहले भी बता दी, उसमें ट्रैक करके गई थी मैं हमारा लीगल हमारा कहाँ तक हमारा हक है एज ए ह्यूमन बीइंग, मेरा क्या क्या हक है समाज से लेने के लिए। तो यही मेरा सोच थी। और जज बनने के बाद तो सच बोले तो मैं जब जिस दिन मैं कोर्ट पे जा रही थी, कोर्ट पे तो मैं पहुंच गई,
सब तो मुझे उधर भी प्रणाम कर रही थी कि चलो ये इसका भी केस आए हैं, ये देख इसको भी केस आए हैं, ऐसे बहुत बातें सुनने में आए। देख अभी किन्नर का भी आगे छक्के का भी केस आते हैं। लेकिन जब मैं गाड़ी से निकल के मैं अपना चेम्बर में चली गई, जब मैं चल रही थी पूरा सेशन वगैरह, 4-5 लड़का ऐसे आया जिसका उस दिन का वो केस के लिए उसको नोटिस डाले थे गवर्नमेंट से। तो उसको जब बहुत बार वो ना अकेली उधर में बैठ बैठ के बात कर रही है। मेरा बगल पे जो असिस्टेंट थे वो बोला एक दो आपका क्या है कागज़ दो ना मैडम को। तो लड़का लोग बोला जज को तो आने दो उसके बाद देंगे। तो मैं उधर बैठी हूँ, मैं बोला तो मैं कौन हूँ भैया? बोले आप तो छक्के हो। मैं बोला ये कुर्सी किसका है? बोला ये कुर्सी जज का है। मैं बोला छक्के जज का कुर्सी में बैठ सकती है क्या? बोला आप तो हर जगह पे बैठ सकती हो। मैं बोला चलो बा, कल का दिन में मैं पीएम की कुर्सी में बैठ जाऊँ, मैं पीएम बन जाऊंगी क्या? मैं सीएम बन जाऊंगी क्या? मैं आईपीएस बन जाऊंगी क्या? तब जाके बोला नहीं 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 नहीं, आपको तो नहीं देना है, आपको तो नहीं देना है, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ऐसे जब मेरे साथ चल रही थी तब मेरा असिस्टेंट उसको बताया अरे ये जज है, नया अपॉइंटमेंट हुआ है हमारा कोर्ट पे आज इस्लामपुर में। तब जाकर बोला नहीं सॉरी मैम, सॉरी मेरा गलती हो गई, सॉरी मैम, सॉरी गलती हो गई, बहुत ऐसे। मैं बोला नहीं ये आपका गलती नहीं है, ये सोसाइटी का गलती है, ये समाज का गलती है। समाज में आपको और ये सोच के रखो कि हर जगह हर चीज़ हर जगह नहीं जा सकते। और अभी भी मैं जब कहीं जगह पे ट्रैवल वगैरह करती हूँ, कुछ इधर उधर जाती हूँ बहुत सारा काम के लिए, तो पहले तो मेरा बगल वाला कुर्सी खाली रहती है। अगर मैं ट्रेन पे भी सफ़र करूँ, मेरा लोअर बर्थ मिला है, मेरा लोअर बर्थ में कोई नहीं बैठेगी उधर। अगर किसी का सीट भी है वो अपर में बैठ जाएगी, क्योंकि मेरा कपड़े देख कर ऐसे लगता है कि मैं अलग से कुछ हूँ। बस से मैं जब ट्रैवल करती हूँ, स्टेट बस हो या लोकल बस हो, बस का सीट खाली रहते हैं। मैं अपने अभी मैं क्या करती हूँ, मेरा लगेज को मैं उसके ऊपर रख के मैं बोला चलो एक का पैसा दिया, 2 सीट तो मिल गए हैं। तो एक दिन मैं ऐसे घूम रही थी, मैं मुंबई से लौट रही थी। लौटने के बाद एक फैमिली के साथ मेरा एक रिजर्वेशन का काउंटर में हुआ। बच्चे बहुत बार मेरे पास आने की कोशिश कर रही थी। रात के जब मैं निकली मुंबई से कलकत्ता तक, बच्चे को उसको मम्मी आने नहीं दिया, मत जाओ उसके पास, मत जाओ उसके पास। तो बच्चे उसके बोल रही है मम्मी ये कौन है, आंटी है अंकल है? तो मम्मी बोला चुप रहो मत करो कुछ, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। ऐसे करते करते रात हो गए। सुबह में अचानक उसका मोबाइल पे मेरा कुछ फोटो या अखबार का कुछ चीज़ आ गए। तब जाके उसने देखा, देख के बोला आप जोईता मंडल हो ना? मैं बोला हाँ। आप लोक अदालत की जज हो ना? मैं बोला हाँ। तो जाके मेरे साथ ऐसे बातचीत करने लगा कि उसका घर का जो खाना बना के ले आए थे वो खाना भी मुझे खिलाए, और मेरे साथ बहुत सारा बात, कहाँ रहती हो, क्या करते हो, घर में कौन कौन है, आपका बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ ना, आपका बहुत सारा इश्यूज हुआ ना, स्ट्रगल कैसे चला, मुंबई में जब आना है तो हमारे घर आ जाना। तो मैं उसको कुछ नहीं बताई, मैं सिर्फ उस दिन यही रियलाइज़ कर रही थी वो मेरे को रेस्पेक्ट नहीं किए, मेरे कपड़े को रेस्पेक्ट नहीं किए, वो मेरा पोस्ट को रेस्पेक्ट किए। तो ये जज होने के बाद अभी भी मेरे को ये भेदभाव तो आती है, बट थोड़ा कम आती है, बहुत जगहों से थोड़ा कम आती है, कम हो गई है अभी। लेकिन एज ए कम्युनिटी जिस जगह में रह रही थी उसी जगह पे है अभी भी। बिल्कुल सही बताया कि कम्युनिटी अभी जिस जगह पर है उसी जगह पर है। और मेरा अगला सवाल ये है आपसे कि आप ट्रांसजेंडर सोसाइटी के लिए किस तरह के कानून लाना चाहती हैं? जैसा कि हम देखा जाए तो बच्चा जब छोटा होता, बच्चा जब बचपन में ही उसके साथ अब्यूज़ हो जाता है, उसके साथ उसको चिढ़ाया जाता है, उससे मेंटली और उसको शारीरिक उसको प्रताड़ित किया जाता है। तो किस तरह के कानून बनने चाहिए एक ट्रांसजेंडर्स के लिए? मेरे हिसाब से सबसे पहले ये होना चाहिए कि एक कानून ऐसे बनना चाहिए जैसे फैमिली में जब जन्म होते हैं, हम लोग जब पैदा होते हैं, मम्मी पापा को जब पता चलते हैं, अगर वो उसको रेस्पेक्ट करे या उसको एक्सेप्ट करे। अगर कोई बच्चा हैंडीकैप भी हो जाते हैं, उस हैंडीकैप के लिए भी एक मम्मी पापा एक बच्चे का जैसा सारा लॉज कानून जितने सारे हैं वो भी हमारे लिए भी लागू हो, एक चीज़। दूसरी है ट्रांसजेंडर मैरिज को करना चाहिए, क्योंकि ट्रांसजेंडर लीगलेशन होने के बाद आज का डेट में भी ट्रांसजेंडर मैरिज एक्ट चालू नहीं हुए हैं, क्योंकि एक ट्रांसजेंडर हर हर चीज़ को, हर इंसान को लाइफ में किसी का ना किसी के साथ सेटल होना ज़रूरी है। उसके पिछले हुए दिन के लिए, अगले हुए दिन के लिए सहारा ज़रूरी है। तो ट्रांसजेंडर को ये एक लीगल मैरिज की लाइफ होना चाहिए जो ज़रूरी है। सेकेंडली है एडॉप्शन।
जो बहुत ज़रूरी है एडप्शन के लिए, क्योंकि अगर सिंगल पेरेंट्स एडप्ट कर सकती है, बच्चे गोद ले सकती है, तो वाई ट्रांसजेंडर एडप्शन क्यों नहीं ले सकते? अगर आज का दिन मेरे कभी ख्वाब में ये आए कि मैं एक बच्चे को एडप्ट कर लूँ, तो वो जगह मेरे लिए है नहीं, क्योंकि मैं एडप्ट नहीं कर पाऊंगी। लॉज में, कानून में मुझे बंद करके रखा है कि आपके लिए ये कानून नहीं है। तो ये कानून होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ हमारे लिए जितना भी सारे लोन्स वगैरह है, मैं बहुत सारा लोन्स में मैं काम करती हूँ। मैं कोर्ट में लोन्स की ही सलाह देती हूँ सबके लिए। मैं लोक अदालत में लोन्स डिपार्टमेंट की जज में मैं हूँ, जिसमें होम लोन, कार लोन, बैंक लोन, ईएमआई, बहुत सारा चीज़ आ जाती है उसमें। और हमारे लिए लोन की कहीं जगह नहीं है, ये एक है। और हमारे तो फैमिली में मम्मी पापा को जब उम्र हो जाती है, उसका अगर पेंशन एक लड़का को जब भी मिल सकते हैं, एक लड़की को भी मिल सकते हैं, कितनी उम्र तक, शादी नहीं करने तक, उतना पेंशन हम लोग को भी होना ज़रूरी है। हम लोग को भी रखें, क्योंकि अगर मम्मी पापा का उम्र हो जाने के बाद उसका जब रिटायरमेंट हो जाती है या जब गुजर जाती है, उसका भी कुछ पेंशन हम लोग को मिल जाए, तो हम लोग को अगर नौकरी तो नहीं है तो उसमें से भी हम लोग कुछ खा सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे लिए कुछ स्कीम जो होती है ना, जो वो क्या बोलते हैं उसको, भाता टाइप का जो हो जाती है, भत्ता भत्ता। टाइप का जो हो जाती है, उसको अगर उसे कुछ एक एक स्कीम चालू हो जाए। हर जगह पे हम लोग देख रहे हैं, औरतें के लिए ये भाता है, कन्या के लिए ये है, स्टूडेंट के लिए ये है। अगर ट्रांसजेंडर के लिए भी एक भाता हमारे लिए बन जाए, दैनिक भत्ता, हाँ, हाँ। तो यही हमारा चाहने के तो बहुत सारे कुछ है। सब में हम चाहते हैं कि हमारा कानून सब में बदल जाए, सब में कानून आए। और सबसे लास्ट बात ये है, जितना ट्रांसजेंडर के साथ सेक्सुअल अब्यूज़ होते हैं, ट्रांसजेंडर के साथ जितना मेंटली टॉर्चर होती है, अगर मैं ट्रांस वोमेन हूँ, मैं एक महिला हूँ, चाहे वो ट्रांस में अपने सेक्स चेंज करके मैं वो महिला बनी या मैं जन्म से महिला बनी, लेकिन आज का डेट में मैं ये उम्मीद करती हूँ मैं एक महिला हूँ। तो वो महिला की जो जो राइट्स है, उसको रेप करने के लिए बहुत लोग सोचे ट्रांसजेंडर कैसे रेप होते हैं। ट्रांसजेंडर तो रेप नहीं, लेकिन हर दिन ट्रांसजेंडर रेप होती है। लेकिन उसके लिए कहीं जगह पे कोई लॉज नहीं है, उसके क्राइम नहीं है। मैं ये नहीं बोलना चाह रही हूँ कि वो कानून होने से बंद हो जाएगा। औरतों का भी रेप में कानून है, लेकिन वो भी अभी तक बंद नहीं हुआ है। औरत लोग को इतना साल आज़ादी होने के बाद भी अभी भी औरत लोग पीछे ही रहते हैं, लड़के लोग आगे ही जाते हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा ये है, कौन तय किए फर्स्ट सेकंड थर्ड जेंडर? हम थर्ड कौन तय किए? ये लड़की सेकंड कौन तय की है? कहीं लिखा है? हमारा कहीं लिखा नहीं है। लड़के फास्ट कहाँ से है हर जगह पे? तो ये हमारा अभी समता, जैसे लड़का लड़की और ट्रांस, सब हम एक ह्यूमन हैं। इस जगह पे जिस दिन आ जाएगा, चाहे जितना भी लॉ हो, चाहे जितना भी जो कुछ हो, लेकिन जिस दिन हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि इसमें जितने सारे हैं हम सब ह्यूमन हैं। अभी हम लोग इसमें काउंट करने के लिए बताएंगे तो सब काउंट करके बोलेगी इतना सारा लड़का है, इतना सारा लड़की है, और इतना 2 ट्रांसजेंडर या 3 ट्रांसजेंडर इधर पर बैठे। लेकिन ये हम नहीं सुनना चाहते। हम लोग यही सुनना चाहते इतने सब इंसान हैं, इतने सारे इंसान हेड काउंट आए हैं। तो जिस दिन ये जगह आ जाएगा, उसी दिन लॉ के भी कुछ ज़रूरत शायद मेरे लिए नहीं लगेगी, क्योंकि इंसान में इंसानियत आ जाएगी, तो लॉज भी बहुत कम पड़ जाएगी। लेकिन कम्युनिटी के लिए 4-5 लॉ का बहुत ज़रूरी है। और एक बात मैं यहाँ पे बोलना चाहती हूँ कि जैसे कि जायदाद, जब जायदाद का बंटवारा होता है तो उनको अलग कर दिया जाता है कि वो बच्चा ट्रांसजेंडर है। केवल मेल और फीमेल जो बच्चा रहता है उसी को उसका हक रहता है माँ बाप की जायदाद पर। तो उसमें भी हम लोग भी को भी कि हम फाइट तो कर सकें एटलीस्ट, कि हमें भी हमारे माता पिता की संपत्ति में अधिकार मिलना चाहिए। तो उसके लिए भी कानून होना चाहिए। साथ ही साथ जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस है, स्पेशली पुलिस वालों का एक ट्रेनिंग होना चाहिए, उनके सेशंस होना चाहिए ट्रांसजेंडर LGBTQI कम्युनिटी के लिए, ताकि जब भी कोई घटना घटित होती है ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी के साथ और वो पुलिस में रिपोर्ट लिखाने जाते हैं, तो सबसे पहले तो वो हमको एड्रेस नहीं कर पाते हैं। वो सवाल इस तरह से करते हैं जिस तरह की एक लड़की जब थाने में जाती है, किसी सवाल उसका रेप हो जाता है, तो जिस तरह से उसका बातों से रेप किया जाता है, उस तरह से ही एक ट्रांसजेंडर का भी रेप किया जाता है बातों से, कि तुम्हारे साथ कैसे करेंगे, आगे से किया था कि पीछे से किया था। मतलब कि आप सोच नहीं सकते, ऐसे ऐसे सवाल हमसे किए जाते हैं उस समय कि मैं बता ही नहीं सकती।
ठीक है। बहुत ही अच्छा वार्तालाप रहा आज हमारा जोइता मंडल के साथ। और धन्यवाद जोइता जी, आप आए और यहाँ पर सभी लोगों मतलब कि जो हमारे क्वेश्चन थे उनको आपने सोल्व किया। हमारा सेशन का एक आखिरी पार्ट ये रहता है कि हम 4-5 क्वेश्चन श्रोताओं में से लेते हैं। मुझे लगता है कि आलोक जी भी एक क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, तो माइक किधर दीजिए। जोइता जी, सर्वप्रथम तो आपको मैं बधाई देता हूं। आपने समाज के लिए, अपने समाज के लिए जो भी किया, जिस परिस्थिति में से आप बाहर निकली, एक बहुत ही इम्प्रेशन और बहुत ही इम्प्रेसिव और समाज के लिए बहुत अच्छा काम किया। आपने अपने वक्तव्य में बताया कि समाज को किन परिस्थितियों में कितनी परेशानियां और कितनी अवहेलना समाज के द्वारा सहन करनी पड़ती है। मैं चाहता हूं कि जैसा आपने बताया कि आपके साथी ने बताया कि कुछ कुछ प्रदेशों में आपके समाज के लिए बहुत कुछ किया है। मैं आशा करता हूं और निवेदन भी करता हूं मध्य प्रदेश शासन की ओर से कि वो भी इस दिशा में कुछ आगे बढ़ें और इस समाज के इस वर्ग को, जो कि हमारा ही वर्ग है, उसको अपने साथ में जोड़ने का प्रयत्न करें। ऐसी मेरी निवेदन है। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आलोक जी। और कोई क्वेश्चन पूछना चाहता हो तो हाथ खड़ा करें। लास्ट में माइक लास्ट में ले जाएं, दोनों तरफ से। नमस्ते, जय हिंद। सबसे पहले तो मैं लीड चौक को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतने अनुभवी और सब लोगों से जोड़ने का मौका मिला है। मेरा प्रश्न ये, आपने जैसे बीच में कहा था कि ट्रांसजेंडर भी शादी करे, तो मेरा सवाल ये था कि ट्रांसजेंडर से शादी करेगा या स्त्री से शादी करेगा या फिर पुरुष से शादी करेगा? ये बहुत एक अच्छी बात बताई आपने। पहले तो ये एक चीज़ है कि ट्रांसजेंडर, ये जेंडर ट्रांसजेंडर जो अपने एक जन्म होते हैं एक शरीर से उसको अलग शरीर में उसको कन्वर्ट करती है, तो उसको मैं हम लोग ट्रांसजेंडर बताती हूँ। अगर मान लीजिए कोई लड़की जन्म हुई है लड़की शरीर से, बट खुद को लड़का सोचते हैं, वो आफ्टर सर्जरी के बाद वो लड़का बन गए, तब वो एक लड़की के साथ ही शादी करना चाहेगी वो। अगर कोई लड़का जन्म होते हैं लड़का शरीर से, वो जब सर्जरी के बाद लड़की बन जाएंगी तब वो लड़का के साथ ही शादी करना चाहती है। तो ये जेंडर आइडेंटिटी और इसका ये जो शादी का जो है, हमारा प्यार किससे है, प्यार करने का हक जो है हमारा, मैं एक लड़की के साथ भी कर सकती हूँ, मैं एक ट्रांसजेंडर के साथ भी कर सकती हूँ, मैं एक लड़के के साथ भी कर सकती हूँ। लेकिन समाज में अभी इंडिया में इंडिया गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये राइट्स दे दिए हैं, चाहे आपका जिसके साथ जिसको प्यार है आप उसको खुल के बात कर सकते हो उसके साथ। तो ट्रांसजेंडर लोग, जो ट्रांसजेंडर औरत हैं, वो लड़के के साथ भी शादी कर सकते हैं, अपना पसंद है। लेकिन हमारा राय ये है कि हमारा ट्रांसजेंडर को मैरिज को लीगलेशन की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें बहुत सारा इश्यूज ऐसे आ जाती है। बहुत सारा ट्रांसजेंडर लोग जो है या ट्रांस मैन जो भी है, वो लोग लड़के के साथ या लड़की के साथ काफ़ी वक्त एक साथ बिता देते हैं, फिर अगले दिन में वो लोग का एक छूट जाते हैं, प्यार जो है वो छूट जाती है। तब जाके हम लोग कहीं जगह पे ये नहीं बोल सकते कि हमारा इसके साथ शादी हो चुका है। छोड़ना तो लड़की के साथ भी छूटती है, डिवोर्स तो लड़की के साथ भी डिवोर्स होती है। लेकिन वो हम लोग क्यों चाहते हैं कि लड़की के साथ जब होती है एक कोर्ट मैरिज की ज़रूरत है, तो हम भी जब शादी करना चाहते हैं तो हम भी चाहते हैं कि हमारे भी एक मैरिज जब होगा हमारा कोर्ट पे हो, हमारा कोर्ट मैरिज रहे और एक सोशल मैरिज भी रहे। तो इसके साथ ही कम्युनिटी शादी करना चाहते हैं। नेक्स्ट एक गीतकार भी हमारे पास हैं और वो बहुत कोई क्वेश्चन उनके जहन में है। नमस्ते, मेरा नाम गौरव है और मेरा प्रश्न ये है कि जैसा कि मैम ने अभी कहा कि वो मुझे रिस्पेक्ट नहीं करता, मेरी पोजीशन को रिस्पेक्ट करता है, तो ये चुनौती तो समाज के हर वर्ग के हर व्यक्ति के साथ है। कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति का रिस्पेक्ट नहीं करता। मैं कवि हूँ, सर ने कहा कि गीतकार हैं, ठीक है, हर व्यक्ति किसी व्यक्ति के पोजीशन को ही रिस्पेक्ट करता है। तो मेरा आग्रह या मेरा प्रश्न ये था कि क्या किसी भी समाज के किसी भी वर्ग को
खुद से भी, जैसे आपने स्व प्रेरणा ली, तो क्या आप अपने तबके को भी प्रेरित नहीं करना चाहेंगे कि वे जो सामान्य काम है, जो सामान्यतः हम तीसरे जेंडर में देखते हैं, भिक्षावृत्ति या और कुछ, वो छोड़कर आप ही की तरफ पढ़े लिखें या समाज में किसी ऐसे काम के प्रति आकर्षित हों कि जहाँ से लोग स्वतः उनका रिस्पेक्ट करना शुरू करें, जैसे हम आपका रिस्पेक्ट कर रहे हैं? हाँ, ज़रूर बात ये है, मैं अभी मेरा लगभग 6 सेल्फ हेल्प ग्रुप है मेरा जगह पे, जो ट्रांसजेंडर के लिए ही है, जो स्वनिर्भर गोष्ठी बोलते हैं हमारा बंगाल में, सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो वो नेचुरली महिलाओं करते हैं। अभी उसमें हमारी जो ट्रेनिंग वगैरह चल रही है, गवर्नमेंट से लोन आ रही है, लोन लेके वो लोग बिजनेस स्टार्ट कर रही है, कोई ब्यूटी पार्लर करना चाहते हैं। और मेरा एक कम्युनिटी किचन भी है, एक रेस्टोरेंट है ट्रांसजेंडर का रेस्टोरेंट मेरा इस्लामपुर में, जहाँ पे कम्युनिटी खाना बनाते हैं, कम्युनिटी डिलीवरी भी करते हैं। तो ये हम लोग कर रहे हैं, और लेकिन ये तो हम अपने हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन आज का दिन में जाके मेरे कहीं जगह पे गवर्नमेंट का कुछ सपोर्ट की ज़रूरत है, चाहे वो स्टेट की हो या सेंट्रल की हो। उस जगह तक हम लोग पहुंचने में हम लोग को एक मजबूरियाँ आ जाती है, गवर्नमेंट को भी मजबूरियाँ आ जाती है, उसका भी कुछ पॉलिसी मेकिंग है, उसका भी कुछ शेड्यूल मेकिंग रहेगा। तो और बच्चे लोग को पढ़ने के लिए तो बहुत कोशिश चल रही है, लेकिन एक बात इसमें आ जाती है, क्योंकि अगर काम नहीं रहेगा तो उसका पढ़ने का खर्चा कौन बियर करेगा। और एज ए ह्यूमन बीइंग मैं अकेली सबके नहीं कर सकती हूँ। तो पहले हम जो करते हैं नाइट में, जो किन्नर समाज में जो लोग दिन में टोली बधाई करती है, वो लोग के लिए शाम के कोचिंग ओपन करने की मैं सोच रही हूँ कि एटलीस्ट उसका नाम तो लिख सके, कुछ तो कर सके। तो ये हमारा तैयारी चल रही है, और गवर्नमेंट से पास या किसी अलग कोई सोसाइटी की किसी के साथ अगर सेल्फ हेल्प मिल जाए हम लोग को, तो हम लोग भी और भी आगे जा सकती है। थैंक यू। ऐड करना है कुछ? मैं समझता हूँ कि लास्ट क्वेश्चन, अगला सेशन मुहाने पर है। जी, पत्रकार संजय नजान हूँ। आपकी ट्रांसजेंडरशिप को यूपी में कुछ लोगों ने बिजनेस बना लिया। अभी बीच में कुछ इस प्रकार के घटनाक्रम आए थे कि कोई 6-7 लोगों की टोली थी और अपने वहाँ से 200-250 किलोमीटर दूर जाते थे और वहाँ पे बधाई वगैरह करते थे। वो तो पकड़ा है, मारा पीटी हुई, तब पता पड़ा कि दे आर द कॉमन, सामान्य लोग थे। तो ऐसे लोगों के लिए आपको क्या कुछ कहना है? दूसरा है कि ट्रांसजेंडर अपना और ज़्यादा अपलिफ्ट करें, इसको लेकर केंद्र सरकार या राज्य सरकारों की ओर आपकी ओर से कोई प्रस्ताव भेजा जा रहा है क्या? धन्यवाद। देखिए, समाज में तो सब में ही अच्छे बुरे सब में जुड़े हुए हैं। और मैं लास्ट बार भी देखी भी मैं यूपी में, जो बहुत सारे लोग ऐसे कर रहे हैं जो ट्रांसजेंडर नहीं हैं, बट पैसे के लिए अपने सच के कर रही है। तो इसके लिए प्रशासन को आगे आना ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग के पास इतना नॉलेज है नहीं कौन जगह पे कर रही है, कहाँ जगह पे कर रही है। लेकिन गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट अभी एक अच्छा ये किए हैं, एक पोर्टल डाले हैं, एक ट्रांसजेंडर आईडी कार्ड के लिए एक पोर्टल डाले हैं, जिस पोर्टल में हमें रजिस्टर करना पड़ेगा। फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हम एक सर्टिफिकेट मिलेगा हमें, देन मैं ट्रांसजेंडर में बात कर सकती हूँ, या मेरा ट्रांसजेंडर में जितना चेंजेस वगैरह है मैं ट्रांसजेंडर हो सकती हूँ उसमें। तो ये तो गई एक लीगलाइजेशन की बात। और कम्युनिटी में जो ये घटना जहाँ पे हुई थी, तो ये जो किन्नर लोग उधर के भी है, वो लोग की खुद हेल्प किए थे गवर्नमेंट को, क्योंकि हम लोग कभी ये नहीं चाहते जो हमारा नाम करके कोई आके कुछ गंदा कुछ करे, या हमारा जो काम है उस काम को आसान काम सोचकर कोई आके हमारा काम पे बैठ जाए। तो ये हम लोग भी नहीं चाहते हैं। तो हम लोग भी इसके लिए बहुत जगह पे बातचीत चल रहा है, लेकिन लोकल जो पुलिस स्टेशन है या लोकल जो एडमिनिस्ट्रेटिव है, उसको एक बार देखना ज़रूरी है। और हम लोग सबको ये, हमारा स्टेट में हम ऐसे सबको बता दिए कि अगर आपको लग रहा है कोई नया फेसेस आ रहे हैं, कोई आ रहे हैं, प्लीज़ एक बार हम लोग को इन्फॉर्म करो। हम लोग आके एक बार देखेंगे कि ये हमारा अपने हैं या कोई है। तो ये कोशिश हमारा चल रही है अभी भी, और अगले दिन जाके हम लोग और भी स्ट्रिक्ट होके ये सब में देखेंगे। धन्यवाद जोईता मंडल। जिंदगी के दर्द की दास्तान को यूं बयान करती आपकी ज़िंदगी के पहलुओं को आपने बड़े बिंदासी से यहाँ पर रखा। सोशल इक्वलिटी, वर्किंग इक्वलिटी और समाज में एक सम्मान की अपेक्षा, इसको लेकर ये सेशन का मुझे लगता है जिस्ट इसी पर है। ये होना चाहिए। अगर जन्म से
कोई व्यक्ति को किस रूप में जन्म मिलता है, पर समाज को उसको हिकारत के दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। ये हिम्मती हैं, ये किन्नर समाज के एक रोल मॉडल, एक आइकॉन बन के सामने उभरी हैं। मैं इस लिट चौक के माध्यम से आपका आभार व्यक्त करता हूँ इन शब्दों के साथ। मुझे लगा कि ये 4 लाइनें इनके लिए उपयुक्त है कि जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा, बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी दिए से तो उजाला होगा। तो ये रोशनी करने वाली जोईता मंडल एवं मंचासीन इंदौर की स्वच्छता की ब्रांड एम्बेसडर संध्या जी को मैं इस मंच के माध्यम से आभार व्यक्त करता हूँ।